नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा और आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे क्या सीएम पद के लिए नाम की घोषणा करके आम आदमी पार्टी से हुई बड़ी गलती। देखेंगे महाकुंभ के पहले स्नान में कितने श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बात करेंगे चीन के उस डैम की जिससे भारत में आ सकती है भारी तबाही। देखेंगे उस टनल को जिससे उड़ जाएगी चीन पाकिस्तान की नींद। जानेंगे एलएसी पर चीन और भारत के बीच की स्थिति और आखिर में बात करेंगे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस की जिनकी महाकुंभ में हो रही है चर्चा। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने किया श्रीनगर लेह को जोड़ने वाली जेड मोड़ टनल का उद्घाटन। आईपीएल का 18वां सीजन 21 मार्च से होगा शुरू। 25 मई को होगा कोलकाता में फाइनल। 7 फरवरी से 4 वेन्यू पर खेला जाएगा WPL। महाकुंभ में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 44 घाटों पर हो रहे स्नान, भीड़ में कई लोग बिछड़े। वहीं संगम तक 12 किलोमीटर पैदल यात्रा जारी है। तमिलनाडु के स्कूल में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने का वीडियो हो रहा वायरल। पेरेंट्स बोले बच्चों से करवाते हैं कैंपस की सफाई और पानी भरवाने का काम। प्रिंसिपल को किया गया बर्खास्त। कैलिफोर्निया में आग से अब तक 24 की मौत। मृतकों में ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर भी शामिल। 7 दिन बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पहुंचे मधुबनी। दी 1107 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 500 एकड़ में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में नहीं मिलेगी शराब। सीएम मोहन यादव बोले सरकार गंभीरता से कर रही है विचार। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के चलते 67 ट्रेनें 10 घंटे तक हुई लेट। शिमला में 2 दिन में पारा 11 डिग्री गिरा। वहीं बिहार राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी घोषित। मशहूर कॉमेडियन एक्टर टीकू तलसानिया की हालत में हो रहा है सुधार। एक्टर की बेटी शिखा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी फैंस को जानकारी। सभी को दिल से बोली थैंक्स। दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर पैंच फंसता नजर आ रहा है। वजह है उनका वोट जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से ट्रांसफर नहीं हो पाया है। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का खुलासा नहीं किया है, पर आम आदमी पार्टी नेता और कालकाजी से विधायक का चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कालकाजी उम्मीदवार पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को सीएम बनाने जा रही है। इसके साथ ही वे तुगलकाबाद से 3 बार रहे बीजेपी विधायक रहे बिधूड़ी को अपमानजनक भाषा के लिए कुख्यात बताते हुए उनकी तुलना आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल से करने को कहती है। सामान्य तौर पर अब तक ये माना जाता रहा है कि विधायक उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये माहौल बनाते रहे हैं कि जीतने पर उन्हें मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल सकता है, पर कोई भी नेता अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता के लिए इस तरह की बातें नहीं करता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि आम लोग उसे ही चुनते हैं जिनके भविष्य में कोई संवैधानिक पद मिलने की उम्मीद होती है। तो क्या समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को भविष्य का सीएम प्रोजेक्ट करके बड़ी भूल कर रही है। पर अरविंद केजरीवाल भी मजे हुए खिलाड़ी है, इसीलिए बीजेपी उन्हें हल्के में नहीं ले रही है। तो चलिए देखते हैं कि रमेश बिधूड़ी को क्यों सीएम पद का दावेदार बता रही है आम आदमी पार्टी। आतिशी लोगों से आग्रह करती हैं कि वह तय करे कि वे एक प्रगतिशील पेशेवर नेता चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी प्रतिष्ठा आपत्तिजनक व्यवहार पर आधारित है। आतिशी कहती हैं कि पूरे शहर को एक ही बात जाननी है कि गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। आपने पहले ही अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी है। लोगों को पता है कि अगर वे आपको वोट देंगे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे।
वहीं महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की जाएगी। आपको बता दें कि महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आ रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। महाकुंभ के ट्रैफिक प्लान को लागू कराने में करीब 12,000 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है। इनमें 60 अधिकारी हैं। ट्रैफिक संभालने से पहले 1 महीने तक इन पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। प्रेजेंटेशन के जरिए इन्हें रूट समझाए गए हैं। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए प्रयागराज आएंगे। ये श्रद्धालु 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आएंगे। वहीं 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तब करीब 24 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे थे। 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में यारलोंग सांगपो यानी याजंगबो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। ये 60,000 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2020 को गलवान में भारतीय और चीनी फौजियों के बीच हुए संघर्ष के बाद हुआ था। यारलोंग सांगपो नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहां इसे सियांग कहा जाता है। असम में इसे दिवांग और लोहित नदियों से जोड़कर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद यह नदी बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 137 अरब डॉलर की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। चीन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद करेगा। इसके जरिए चीन को सालाना 300 अरब यूनिट बिजली मिलने की बात भी कही जा रही है। ये डैम कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 3 गॉर्जेस से 3 गुना बड़ा बनेगा। यारलोंग सांगपो नदी 2000 मीटर नीचे गिरती है, जो इसे पनबिजली के लिए आदर्श बनाती है। जबकि दूसरी तरफ चीन के कुछ बड़े बांधों ने गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा की है। उदाहरण के लिए 3 गॉर्जेस डैम ने भूकंप, जलवायु परिवर्तन और लाखों लोगों के विस्थापन जैसी समस्याएं बढ़ाई है। हालांकि चीन का कहना है कि यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, यानी इसमें पानी को संग्रहित नहीं किया जाएगा, केवल बिजली बनाने के लिए उपयोग होगा। एक जानकारी के मुताबिक ये इलाका 6.8 तीव्रता के भूकंप का खतरा भी पैदा करता है। तो इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के द्वारा बनने वाला ये डैम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर के बहुप्रतीक्षित सोनमर्ग सुरंग यानी जेड मोड़ का उद्घाटन कर चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य अधिकारी मौजूद थे। 2024 के विधानसभा चुनाव और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी की जम्मू और कश्मीर की पहली यात्रा है। इस जेड मोड़ सुरंग को लेकर भारत समेत पाकिस्तान, चीन में हल्ला है। सीमाओं के उस पार के लोगों की नींद उड़ी है। इसी सुरंग को बनने से रोकने के लिए आतंकियों ने खूब कोशिश की, हमला किया, लेकिन काम नहीं बंद हुआ और सोमवार को इसी सुरंग के उद्घाटन के लिए देश के पीएम गांधवल आए हैं। यानी ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि जेड मोड़ टनल की खासियत क्या होगी, भारत को इससे क्या फायदा होगा और चीन पाकिस्तान की क्यों नींद उड़ चुकी है। सुरंग का निर्माण हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र में किया जा रहा है।
जिससे सर्दियों के अधिकांश समय में सोनमर्ग के रास्ते दुर्गम हो जाते हैं। सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जिस जगह पर सुरंग स्थित है वहां जेड आकार के रास्ते के कारण सुरंग को जेड मोड़ नाम दिया गया है। इस सुरंग का उद्देश्य श्रीनगर से सोनमर्ग और बाद में लद्दाख के बीच पहुंच को बेहतर बनाना है। 8,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित रास्ते का यह हिस्सा विशेष रूप से सर्दियों के मौसम की स्थिति के लिए संवेदनशील है और सुरंग का उद्देश्य इन चुनौतियों को कम करना है। जेड मोड़ सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख दोनों के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखती है। इसका तात्कालिक लाभ सोनमर्ग तक साल भर पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बता दें, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों से लद्दाख की निकटता को देखते हुए सुरंग सैन्य कर्मियों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करेगी। जोजिला सुरंग का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। वहीं देश की सीमाओं और सुरक्षा को लेकर भारत के सेना प्रमुख ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार सीमा और कश्मीर पर सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने पीसी के दौरान जोर देकर कहा कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि मास मीडिया और सुरक्षा बलों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साथ आने की बहुत पोटेंशियल है। सेना प्रमुख ने कहा कि मेरा मिशन है कि मैं पूरी स्पेक्ट्रम तैयारियां सुनिश्चित करूं और भारतीय सेना को एक आत्मनिर्भर भविष्य के लिए तैयार करूं, ताकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में एक प्रासंगिक और प्रमुख स्तंभ बन सके, जो राष्ट्र निर्माण में भी सार्थक योगदान दे। चीन के साथ तनाव और हालिया घटनाओं पर बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है लेकिन स्थिर है। देवसांग डैम चौक में गश्त शुरू हो गई है, वहीं हमारी तैनाती संतुलित और मजबूत है। साथ ही एलएसी के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने अपने सभी कोर कमांडरों को गश्त और चराई के संबंध में जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को संभालने की जिम्मेदारी दी है, ताकि इन छोटे मुद्दों को सैन्य स्तर पर ही हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि एलएसी पर भी हमारी अपनी तैनाती संतुलित और मजबूत है। पाकिस्तान पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि संघर्ष विराम जारी है, आतंकी ढांचा बरकरार है, घुसपैठ जारी है, नशीले पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बताया कि आज कश्मीर में जो भी आतंकी बचे हैं उसमें से 80% पाकिस्तानी मूल के हैं। आगे उन्होंने बताया कि पकड़े गए 60% आतंकवादी भी पाकिस्तानी मूल के हैं। हालिया दिनों में म्यांमार सीमा पर भी भारत विरोधी घटनाएं देखने को मिली है, जिसको लेकर सेना प्रमुख ने बताया कि सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है और बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के सीईओ रहे दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब्स इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ पहुंची है। वह वाराणसी भी गई थी और वहां भी सनातन के रंग में नजर आई। आपको बताते चले कि प्रयागराज में तो उन्हें कमला नाम भी स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने दिया है। इस बीच उन्हें लेकर खबर आई है कि जब वह काशी विश्वनाथ मंदिर गई तो शिवलिंग को छूने नहीं दिया गया। इस पर स्वामी कैलाशानंद ने मामला स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस पावेल जॉब्स बहुत धार्मिक स्वभाव की है। वह मेरा एक पिता और गुरु की तरह सम्मान करती हैं। हर कोई उनसे कुछ सीख सकता है। भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने स्टीव जॉब्स की पत्नी को शिवलिंग ना छूने देने को कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं आचार्य हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि परंपराओं का पालन करूँ और लोगों को भी उनके बारे में जानकारी दूं, उन्हें सनातन परंपराओं और व्यवहार के बारे में बताऊं। लॉरेंस पावेल जॉब्स मेरी बेटी हैं। उन्होंने कहा कि वह व्यासानंद भी मंदिर में थे। हमारे पूरे परिवार ने अभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा की। लॉरेंस जॉब को प्रसाद दिया गया और माला भी पहनाई गई। लेकिन एक परंपरा है कि गैर हिंदू को काशी विश्वनाथ को छूने की अनुमति नहीं है। यही मैं ऐसा नहीं करता तो पुरानी परंपरा टूट जाती। कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि यह एक परंपरा है कि कोई भी गैर हिंदू शिवलिंग को छू नहीं सकता। इसीलिए लॉरेंस ने परिवार के साथ बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन किए हैं। ये तो थी आज की हमारी सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।